देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहली चीज अपने को समझनी है कि करंट होता क्या है। व्हाट डू वी से करंट? करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी देर में। आई इज इक्वल टू कितना चार्ज और कितनी देर में। अब सिर्फ इसी चीज पे रहो। वैसे यहां से एसआई यूनिट अगर हम निकाल ले तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कैसे डिफाइन करोगे? 1 कूलम पर 1 सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड। नहीं, अगर डिफाइन करने को आया 1 एम्पियर तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड। देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। सपोजिटली मैं बोलूं कि इस वायर से जो करंट पास हो रहा है वो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल dt में बहुत छोटा सा चार्ज dq फ्लो हो रहा है। तो मैं करंट को ये भी बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू dq बाई dt। हाँ जी। तो इस करंट I इज इक्वल टू q बाई t और इस करंट में मेन फर्क क्या हुआ? मेन इसमें ये आया कि भाई यहां पे हमने लिया टोटल चार्ज और टोटल टाइम, तो ये मन को मिल गई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। यहां पे मिल को मिल रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो गया dq हाँ जी। और छोटा सा टाइम इंटरवल dt। इसी वजह से हम dq को ये भी लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू आई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और टोटल चार्ज यानी कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। सॉर्टेड। हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे को एक और एक फायदा हो गया कि लिमिट्स हम कुछ भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था अभी पीछे बोर्ड्स में। आपको एक ग्राफ दिया हुआ था हम्म। करंट वर्सेस टाइम का, हाँ जी। और बोला था कि बताओ कि ये इस साइड करंट लेवल था, इस साइड टाइम लेवल था। बोला था कि बताओ कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में। ये वैल्यूज थी आपके पास। हाँ जी। अब जब भी देखो ग्राफ का लॉजिक समझ लो, ग्राफ की दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ग्राफ में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है उसका स्लोप, और स्लोप को आप कैसे समझोगे? वैसे तो फॉर्मूला हाइट अपॉन बेस होता है, बट आपको समझना है स्लोप का मतलब वाई एक्सिस पे जो भी है अपॉन एक्स एक्सिस पे जो भी है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एरिया। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इंटू एक्स एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी। अब इस केस में जैसे कि वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। अगर मैं करंट इंटू टाइम करता हूं आई इंटू टी तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? टोटल चार्ज का। हाँ जी। तो इसमें क्या करना था बच्चों को? सिर्फ एरिया निकाल देना था इसका, एंड दैट वाज चार्ज। अंडरस्टूड? हाँ जी। ये कैसे पता चला? इसका एरिया निकालना है, स्लोप निकालना है। आपने फिजिकल क्वांटिटीज को एक बार डिवाइड करके देखो, वाई और एक्स को एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, किसी ना किसी का सेंस बनेगा। ठीक है सर। मूविंग ऑन, एक सिंपल सा कंडक्टर लिया, एक वायर, इसके क्रॉस बैटरी लगाई और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल बैटरी के लिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होता है, हमने तो यही पढ़ा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट अभी हमने कहा कि करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज हो गया कि करंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स के केस में कौन सा चार्ज मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर यहाँ पे कोई गैस होती है तो गैस के केस में मूव करते हैं आयंस। कोई लिक्विड होता तो उस केस में कैटायंस एंड आयंस। अगर सेमीकंडक्टर्स है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, होल्स भी मूव करते हैं। सिमिलरली आयंस पॉजिटिव भी होते हैं एंड आयंस नेगेटिव भी होते हैं। तो हाँ जी। depending upon type of medium in which current is flowing, you can tell which type of charge is flowing. But if you need to calculate the magnitude of current, it is always same, which is कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितनी देर में। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हमने सिंस एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर मीन्स अ वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव चार्ज होते हैं, हाँ तो जी। वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों आएंगे? क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, राइट। सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ जी। बट हम क्या लेते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हम ऐसा क्यों लेते हैं? बिकॉज हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की बात करते हैं। करंट का फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। अब एक और एक बात, अगर मैं इस वायर के छोटे से टुकड़े को ऐसे मैग्नीफाई करके देखूं तो मेरे को ये वायर का ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का वायर दिखेगी। हाँ जी। जिस जिस सपोज ये आयरन की वायर है तो आयरन के एटम्स बॉन्डेड होंगे। अगर ये एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम के एटम्स बॉन्डेड होंगे, राइट। हाँ ये जी। सारे एटम्स बना दिए। इनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का साइज होता है जो इसमें ट्रेवल कर रहा है, उसका साइज इस डॉट का 1/1 लाख हिस्सा है। मतलब बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन इनके कंपैरिजन में।
ओके। और इनफैक्ट एटम के अंदर भी बहुत, एटम का जो 10,000वां हिस्सा होता है ना, 1/10,000 ऑफ हिस्सा, दैट इज द न्यूक्लियस। दैट मीन्स एटम भी मोस्टली खाली होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली इसमें फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट होता यह है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा टकरा टकरा के आगे जाता है। अब ये क्यों टकरा रहा है? ये जो पार्टिकल्स थे एटम के, ये जो मेटल के पार्टिकल्स है या जो भी एटम्स है, ये अपनी सीट पे बैठे हुए वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एनर्जी। आप सिंपल भाषा में याद रखो कि हीट एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे थे। ठीक है। ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में दिक्कत आ रही थी, हाँ जी। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके। एक चीज तो हमने ये समझी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू, किसको ऑफर बोलिए, टू फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, दोनों चलेगा। टू फ्लो ऑफ करंट कौन दे रहा है? बाय द कंडक्टर इटसेल्फ, कंडक्टर खुद अपोज कर रहा है। ये तो बात एक आई निकल के रेजिस्टेंस। दूसरी बात, रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे? हीट। वेरी गुड, हीट। बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली कैसे हो रहा था? कोलिजन की वजह से। कोलिजन क्यों हो रहे थे? क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे, और वाइब्रेट क्यों कर रहे थे? हीट एनर्जी की वजह से। तो रूट लेवल पे रेजिस्टेंस का कॉज आ गया हीट। मूविंग ऑन, हाँ, रेजिस्टेंस की बात आई एक चीज। दूसरी चीज यहां से निकल के आती है, ये जो एटम्स बेचारा टकरा टकरा के जाता है, तो हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग इन द कंडक्टर, वी वुड से इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? धीरे धीरे कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, बट ओवरऑल उसकी जो ड्रिफ्ट है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल है। तो एक चीज और निकल के आई यहां से, ड्रिफ्ट स्पीड। अब एक चीज और, ड्रिफ्ट स्पीड के अलावा यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा करूं कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ट्रेवल हो जाए, मतलब कहीं कोई टक्कर ना खाए, ओके। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं? टेम्परेचर लो कर दो। क्या करते हैं? टेम्परेचर लो कर दो। टेम्परेचर लो कर दें, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो इनकी वाइब्रेशन हो जाएगी कम, हाँ जी। और वाइब्रेशन कम होगी तो कम टक्कर लगेंगी, कम कोलिजन से इलेक्ट्रॉन सीधा चला गया। हम्म। एग्जैक्टली यही होता है जब किसी कंडक्टर को सुपर कूल कर दो, बहुत ठंडा कर दो, हाँ जी। तो इनके जो वाइब्रेशंस होते हैं बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं इंडिविजुअल एटम्स के, and that is why electrons do not suffer any kind of collision and hence it becomes resistance free. Okay. या ये कह लो कि they start offering zero resistance हाँ जी। and it becomes a superconductor. ठीक है। तो कंसेप्ट अगर आया व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, तो इट इज द फिनोमेना एट विच अ कंडक्टर ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस, कब? व्हेन सूल्ड टू ए सुपर लो टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके। अब वो खुद क्या बन गया? कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बन गया, फिनोमेना हो गया सुपर कंडक्टिविटी। और ये हर मेटल्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, बट द टेम्परेचर इज वेरी लो। ठीक है। अब बात करते हैं इस टर्म की जो यहां से निकल के आई थी, ड्रिफ्ट स्पीड की। ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन लिखना। हाँ जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे अपन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। The average velocity with which electrons drift towards positive terminal of the battery. अब इसको निकालने का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 1 है इस चैप्टर की। हाँ जी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो हमने पीछे एक वायर ली थी, उस वायर का एक हिस्सा मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ओके। और करंट का कोई सोर्स होगा यहाँ पे, चाहे मैं वोल्टेज बैटरी लगा दूं चाहे ना लगाऊं, मतलब करंट का सोर्स था। अब इसके अंदर हमने ये दिखाए कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, कोई किसी टाइम पे कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, है ना, अलग अलग कोलिजन्स की वजह से दे मस्ट बी मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, हाँ जी। बट ओवरऑल ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हम्म। तो ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो शोन वेलोसिटीज हैं ये रैंडम डायरेक्शंस बिफोर करंट थी, एंड आफ्टर करंट मोस्ट ऑफ देम आर मूविंग टू इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है। अब हमने लिया है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, तो हमें पहले एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वो हम कैसे निकालने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कि लिखना स्टार्ट करो, हाँ जी। लेट v1 v2 डैश 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 vn and u1 u2 dash 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 un be respective final and initial velocities। क्या सर? let v1 वाला लिख लिया, v1 से vn तक and u1 to हाँ जी। be respective final and initial velocities of electrons, फाइनल इनिशियल final and initial velocities of electrons undergoing acceleration हाँ जी। a equal to माइनस ई अपॉन एम टाउ। वेट करो, आप इसका साइन मत लिखो, मतलब यहाँ वेक्टर मत लगाओ या नेगेटिव मत लगाओ। ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अंडरगोइंग एक्सेलरेशन ए, और ब्रैकेट में लिख दो ए इक्वल टू दिस। ठीक है। इन देयर रेस्पेक्टिव, इन ना लिख के, हाँ इन ही चलेगा, इन देयर रेस्पेक्टिव रिलैक्सेशन टाइम्स टॉ वन टॉ टू डैश 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 टॉ एन तक लिख दो। तो हमने एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीजें मेंशन कर दी हैं। वो है क्या, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों कर रहे हैं, जब हमने एक वोल्टेज सोर्स को कंडक्ट किया, या ऐसे कह लो कि जब हमने स्विच को ऑन किया, तो इस पूरी वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। इस सेटअप के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट कैरी करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, जो एटम के जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके एटम को छोड़ के बाहर चल जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एक्चुअली मूव व्हेन करंट इज फ्लोइंग, मतलब ये है वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं। यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो आप ड्यूअल नेचर में पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के बाहर निकल जाते हैं। एग्जैक्टली यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह से आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों मूव कर रहे थे, इन पे फोर्स लगी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे फोर्स कितनी लग रही है, क्यू, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई इंटू ई। नेगेटिव साइन इससे लगा है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। F को लिख दो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। तो एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला बना, एम मैंने यहीं पे नीचे कर दिया। अगर एक्सलेशन की वैल्यू लिखनी है तो एम यहां से हटाओ और नीचे ले जाओ, है ना। ठीक है। हाँ जी। तो एक चीज तो हमारी बनी एक्सलेशन का, ये वाला फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस ई अपॉन एम टाउ। दूसरी चीज, जब पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u1, हम किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1 विद इन किस टाइम में, टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम ऐसे कहते हैं कि इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब एक पार्टिकल एक बार टकराया, यानी इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, अब इस टकराने से लेके अगले टकराने तक उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ जी। तो इनिशियल से फाइनल तक जो भी फाइनल वेलोसिटी उसकी अचीव हुई, वो क्यों हुई, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। और कितना टाइम लगा उसको करने में, टाउ, विच वाज रिलैक्सेशन टाइम। जो ठीक। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। एग्जैक्टली टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स।
ओके, अब क्लियर है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, जिससे हम सारे फाइनल वेलोसिटीज निकाल पाए। अब क्यों लगा रहे हैं इक्वेशन? बिकॉज हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो हमने स्कीम क्या लगाई? हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है जिसमें n नंबर ऑफ रिचार्ज पार्टिकल्स थे, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ जी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, तो उस पर ये फोर्स लग गया, जिसके वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सीलरेशन से मूव करने लगे और उनका रिलैक्सेशन टाइम इंडिविजुअल था टाउ वन टाउ टू। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ वन, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ टू, और सबको ऐड कर दो, vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। अंडरस्टूड? हाँ जी। एडिंग ऑल। अब सबको अगर ऐड कर दें तो एक साइड हमारे पास बन रहा है v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un प्लस हर एक पे एक्सेलरेशन तो सेम ही है, हाँ टाइम सबका अलग था t1 t2, तो एक्सेलरेशन कॉमन निकालिए, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डैश 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 टाउ वन। यहां तक सिंपल है। हम्म, अब इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे समझो ये इनिशियल वेलोसिटीज वो वेलोसिटीज हैं जब जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जीक्यूट कर रहे थे इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने डायग्राम बनाया था, जब मैंने ब्लैक वाली रैंडम डायरेक्शंस दिखाई, पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे सेम डायरेक्शन में आ गए। जी। तो वो जो रैंडम डायरेक्शंस वाली थी इनिशियल फेज को याद करो सिर्फ, तो उसमें नेट करंट होता है 0, क्योंकि सारे अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें वो भी समझ सकते हो कि वेक्टर एन वेक्टर्स का जो वेक्टर सम होता है हमेशा 0 ही आएगा घूम फिर के। तो इसलिए ये टर्म हो गई 0। आपके पास बचा क्या है? यू आर लेफ्ट विद v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn इज इक्वल टू a कॉमन निकाल लिया, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n। अब दोनों को डिवाइड कर दो n से, क्योंकि ये बन गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी। एवरेज में यही करते हैं, सारी वैल्यूज ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हमारी डेफिनेशन में यही चीज थी, हमें चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब समझ में आया हमने क्यों किया ऐसे? हाँ जी। फाइनल वेलोसिटीज निकालो v इक्वल टू यू प्लस एटी के फॉर्मूले से और सबको ऐड कर दो। ठीक है। तो ये हमारी बन गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जिसका फॉर्मूला आया है a टाइम्स टाउ। टाउ को कह दिया ये है एवरेज रिलैक्सेशन का। ठीक है। अब vd का फॉर्मूला क्या बना? जो a क्या था? माइनस e अपॉन m इंटू टाउ। तो ये डेरिवेशन हमने वेक्टर फॉर्म में इसीलिए किया है क्योंकि हमें इसको 0 बताना था। स्केलर फॉर्म में ये चीज 0 नहीं बनती। और मैग्नीट्यूड क्या बना इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? ये तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड सिंपल, vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ। ये फॉर्मूला बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। आगे चलें। हाँ जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितनी देर में। अब हमें कैसे पता कि किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? हम क्या लेते हैं? हम स्मॉल एन लेते हैं, चार्ज डेंसिटी। ये स्मॉल एन हमेशा चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट होता है। चार्ज, मेरे को स्टेटमेंट उल्टी बोलनी चाहिए थी, चार्ज डेंसिटी हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो भी उसमें है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे क्वेश्चन में जो Q है, Q तो बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू एक चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू एन ई। हाँ जी। एन कहा? एन की वैल्यू आई स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज बना एन ए एल। तो एन की जगह एन ए एल डाल दो तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ए एल ई। यहां तक क्लियर है? फिर से बताना सर एक बारी। कौन सा? किसकी जगह क्या डालना है? इसकी जगह एन की जगह एनएल डाल देना है। हाँ, तो एन क्यू इक्वल टू एन ई था हाँ जी। और एन का फॉर्मूला हमने ये निकाला ठीक है। एनएल ठीक है। है ना, एन एल। अब टाइम पे आते हैं।
टाइम बेसिकली होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस स्पीड से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हाँ जी। अब ये वैल्यू टाइम की जगह और ये वैल्यू चार्ज की जगह डाल दो, तो I इज इक्वल टू NALE ओवर L बाई VD। L हाँ से जी। L कट गया, फॉर्मूला क्या बचा? I इज इक्वल टू NEAVD। ये फॉर्मूला देखा है होना पहले? हाँ जी, NAVD। हाँ जी। सिंपल है। हाँ जी। नेक्स्ट चीज करेंगे, हाँ जी। अभी हमने दो फॉर्मूले के, एक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, वो था E अपॉन M इंटू टाउ, ये था मैग्नीट्यूड। और हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू NEAV। तो अगर हम VD की जगह ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें, तो व्हाट डू वी गेट? I इज इक्वल टू NEAVD की जगह E ओवर M इंटू टाउ, राइट? हाँ जी। I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M। बची इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, V बाई L। यहां से जो V है, V उठा के नीचे ले आओ, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? I अपॉन V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ ओवर ML। उल्टा कर दो दोनों साइड, V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। हाँ जी। दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट वैल्यू, और इसी कांस्टेंट को बाद में जाके रेजिस्टेंस कहा गया। तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला यहां से बना था, और इसी वजह से ओम्स ने कहा कि भाई V अपॉन आई तो कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स I। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। तो स्टार्ट बात यहां से होगी, ओम्स लॉ अगर आया है तो ओम्स लॉ आया है इन दो इक्वेशन से, इससे और इसको कंबाइन किया तो V अपॉन आई की वैल्यू ये बनी। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, रेजिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है, और यहीं से बात निकल के आई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से ओम्स लॉ बना था, समझ गए? हाँ जी। तो अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर टेम्परेचर ना चेंज हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। हाँ जी। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R डाल दिया, R इज द रेजिस्टेंस। ओके। तो ये टर्म भी स्टार्टिंग में निकल के आई थी यहां से कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। तो पहले हमने ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ा और फिर अब रेजिस्टेंस पे आए हैं। तो रेजिस्टेंस को ऐसे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, कि किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वैसे रेजिस्टेंस हमें पहले क्लियर होगी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। हाँ जी। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट, इससे बाय द कंडक्टर इटसेल्फ। तो दो मेन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक तो हो गया टेम्परेचर का, क्योंकि यही रूट कॉज था, और दूसरा हो गया उसकी डायमेंशंस पे, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शंस पे। तो इनको क्विकली खत्म करते हैं। पहला फैक्टर उठाया टेम्परेचर वाला। अब सपोज कर लो R1 है टेम्परेचर T1 पे, और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का चेंज होके R2 हो गया है टेम्परेचर T2। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? डेल्टा T हो गया T2 माइनस T1। हाँ जी। तो थ्रू ऑब्जर्वेशंस क्या देखा गया है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। सपोज ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 5 ओम्स और एक दूसरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 500 ओम्स। तो टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो 500 वाले में ज्यादा चेंज आएगा। तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R1 एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोर्स। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करो, यू विल गेट डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R1 डेल्टा टी। तो एक कांस्टेंट ऑफ हाँ जी। प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा हाँ जी। डेल्टा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे अल्फा है। अल्फा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, अल्फा है, अल्फा R1 डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बनाओ। ठीक है। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
कई बुक्स में इसको थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा गया, विच इज सेम थिंग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस वाला, इसके बाद बताता हूँ। पहले टॉपिक खत्म करते हैं यहां तक। हाँ जी। और दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है एक तो हो गया ये वाला फॉर्मूला, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा पीछे, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर वन डेल्टा टी। बुक्स में ये फॉर्मूला जनरली ऐसे दिया जाता है, डेल्टा आर को मैं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू अल्फा आर वन डेल्टा टी। आर टू की वैल्यू हो गई आर वन प्लस अल्फा आर वन डेल्टा टी, यहां से आर वन कॉमन निकाल लिया, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। बुक्स में यही फॉर्मूला आर टू इज इक्वल टू, और दो सेम फॉर्मूला है, तो बुक में फॉर्मूला कैसे दिया हुआ, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे दिया हुआ। ओके। बट है सेम चीज। यहां ठीक से है। एक नई चीज जो आप निकाल सकते हो वो ये है कि अगर मैं डेल्टा आर अपॉन आर वन कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है अल्फा डेल्टा टी का। ये देखो क्या है, ये है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो ये एक्चुअली इंटू 100 दोनों साइड कर दिया जाए, अगर मैं इधर भी इंटू 100 कर दूं और इधर भी इंटू 100 कर दूं तो ये चीज बन गई परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन में आया फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, आगे परसेंटेज का साइन। ठीक है। अब आते हैं डायमेंशंस पे। सेकंड पार्ट की रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑन डायमेंशंस। अब डायमेंशंस पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसमें नंबर ऑफ कोलिजंस उतने ज्यादा होंगे। हाँ जी। वैसे ही रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सपोज पतले एरिया में से 100 चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं और एक चौड़े एरिया में से भी 100 चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो धक्का मुक्की ज्यादा कोलिजन किस में है, पतले वाले में। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो कंबाइन करो, इस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, यहां पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा, उसको कह दिया रो, रो एल बाई ए। अब रो की वैल्यू क्या होती है, रो होता क्या है, रो होती है रेजिस्टिविटी, या दूसरा नाम क्या बनता है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बिकॉज इफ L इक्वल टू 1 मीटर्स एंड A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तो R इज इक्वल टू रो बन जाएगा। तो यू कैन से कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। ये इस डायमेंशन की वायर हुई तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया, इसीलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके। अब एक बड़ी अच्छी चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्वेश्चन आता है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस के सिर्फ ही सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक है टेम्परेचर, एक है डायमेंशन। बट हाँ जब जी। क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो मेरी टेस्ट में बच्चों ने क्या किया, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल लिखा और बोल दिया कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। भाई ये सरासर गलत है। रेजिस्टिविटी एक इंटरनल कंसेंट, इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी नहीं। तो रेजिस्टिविटी किस पे ठीक है। डिपेंड करती है वो जानने के लिए आपको आर का वो फॉर्मूला यूज करना है जो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला है, ये वाला ML ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ठीक है। आर इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, इसमें आर की जगह रो एल बाई ए डाल, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। रो एल बाई ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब this formula is the one which will tell you on what factor resistivity depends. Resistivity depends on two major things: inversely proportional to charge density and inversely proportional to average relaxation time. बस, क्योंकि m और e तो कांस्टेंट हुए। हाँ जी। इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन देखो किस किस चैप्टर तक जाएगी। पहले फॉर्मूला लिखूं,
रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और हम रो को क्या कहते हैं? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। क्या है एन? एवरेज चार्ज चार्ज डेंसिटी। एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बस इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे। अब क्वेश्चन ये वाला बोर्ड में कम से कम 5 या 6 बार आया हुआ है ये इस फॉर्मूले पे। क्या क्वेश्चन है वो समझो। एक्सप्लेन वाई कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीज बट सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी। समझाना क्या है कि कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की क्यों कम होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो, या सेमीकंडक्टर्स की क्यों बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो। इसका आंसर इस फॉर्मूले से देना है। आप लिखोगे, पहले केस में कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स के केस में आप पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दे दो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा? इंक्रीज होएगा। डिक्रीज होगा ना। अगर क्या फास्ट बढ़ेगा? कोलिजन्स हो रही हैं अब। ठीक है, ओके। जितनी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो उनके बीच की कोलिजन फटाफट होने लगी। ठीक है। अब जब कोलिजन फास्ट होगी तो उनके बीच का टाइम कम हो जाएगा। हाँ जी। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाती है। अगर ये टर्म डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? क्या सर? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिव की हाँ वैल्यू जी। इंक्रीज हो जाएगी। 390। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुआ है दैट मींस कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाँ जी, ये बात समझ में आई? आ गया। तो आपके स्टेटमेंट में भी यही आएगा जो जो बोला है। और सेकंड केस फिर इसी फॉर्मूले से समझाओगे कि सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज क्यों होती है। अब सेमीकंडक्टर की क्यों इंक्रीज होती है, फिर से आप फॉर्मूला लिखोगे रेजिस्टिविटी का, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब आप बोलोगे कि भाई अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? कि कितना फ्री चार्ज उसमें अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। हाँ जी। तो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। तो एन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। रेजिस्टिविटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी। ध्यान रखना रेजिस्टिविटी अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका ये ओवरऑल रूप है। ठीक है सर।